हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 305 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करने वाले हैं एकदम धांसू तरीके से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। नंबर एक का पहला बोला है, निम्नलिखित समीकरणों की युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 को, तो इसे अद्वितीय हल होता है। क्या होता है जी? अद्वितीय यानी अकेला हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जी? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ये क्या होता है जी? कोई हल नहीं होता है। क्या होता है जी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा जी? एकदम समांतर बनेगा। ठीक, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तो अनेक हल होता है। क्या होता है जी? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल। ऐसा ग्राफ कैसे बनता है जी? एकदम एक के पर यानी संपाती बनता है। ठीक, तो हमको बोला अगर ऐसी स्थिति आएगी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हमको क्या करना है? बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम हल करते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर -3/-9, यहाँ पे -3/-2। ठीक, यहाँ देखिएगा माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 3 का 9, माइनस माइनस खत्म। यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू नॉट 3/2। क्या हुआ जी? बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या जी? c1/c2 के। तो कौन सा केस बनेगा? ये वाला, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए इसका इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का दूसरा बोला है, निम्नलिखित समीकरणों की युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा तो इसको अब हम करते हैं हल। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या जी? हल। देखिएगा तो क्या है जी? 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। ये क्या है जी? बराबर नहीं है। यानी a1/a2, यहाँ पे चुकी का साइन लगा दीजिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा जी? इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, इसलिए इसका इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था जी? कि अगर अद्वितीय हल हो तो इसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब आते हैं ब्रज गुणन विधि से कैसे करेंगे जी। यहाँ पे देखेंगे, अब आते हैं ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे ब्रज गुणन विधि से। ठीक, ब्रज गुणन विधि होता क्या है जी? यहाँ पे पहले हम मान लिख लेते हैं। a1 का मान कौन हो जाएगा? ये वाला 2 हो जाएगा। b1 का मान कितना हो जाएगा जी? y के सामने 1। और c1 का मान कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे a2 का मान कितना दिया है जी? 3। b2 का मान दिया है आपका 2 और c2 का मान दिया है यहाँ पे 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि
गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है जी, x बटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या जी, BC माइनस BC, ठीक है। यहाँ पे y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे CA माइनस CA इक्वल टू 1 बराबर हो जाएगा AB माइनस AB। बस आपको ध्यान देना है 12-21, क्या जी 12-21 आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 12-21, 12-21, यहाँ पे 12-21, ठीक है। बस ये हो गया आपका बज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम मान बैठा देते हैं, x b1 का मान कोई बता दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, C2 का मान कितना है जी 8, तो 8 लिख देंगे, माइनस तो माइनस, B2 का मान 2, C1 का मान कितना है जी 5, इक्वल टू y का वैल्यू कितना हो गया जी, y का वैल्यू आपका हो गया C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू हो गया, A2 का वैल्यू 3, माइनस तो माइनस, C2 का वैल्यू 8, A1 का वैल्यू 2, यहाँ पे A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू 2, माइनस A2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और B1 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। यही क्या होगा जी, इसका हो गया। अब इसको हम सिंपल सा गुणा कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा जी, ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे x 8 एकम 8 अपान दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे y 5-15 माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 2 दूना 4 माइनस 3, ठीक है। इसको अब देखिएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू माइनस में 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको देखिएगा सिंपल सा, इसको उठा के अगर एक बार इसके बराबर, और इसको उठाकर एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, तो होगा x माइनस 2 इक्वल टू 1/1, और y माइनस 1/1, ठीक। x में 1 से गुना होगा 1, माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो -2, यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे y में 1 से गुना होगा तो y, माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो -1, 1 से y का वैल्यू निकल गया। बस सेम ऐसे ही आपको क्या करना है जी, बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए या चाहे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि कौन सा है, इसका हल की कैसा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं, हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, यहाँ पे -5/-10 हो जाएगा, यहाँ पे 20/40 हो जाएगा। कटने वाला है तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस उत्तम 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी 1/2, 1/2, 1/2। ये देखिएगा तो तीनों आपस में बराबर हो गया, चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में क्या हो जी, बराबर हो। तो अब कौन सा केस बनता है इसका, अतः इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा जी, अनेक हल होगा, ठीक है। यही क्या होगा जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम हल। पहले जांच करते हैं कि इसका हल कैसा है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे -3/-3 हो जाएगा, यहाँ पे -7/-15 हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ माइनस से माइनस खत्म। यहाँ देखिएगा 1/3 1, यहाँ पे 7/15, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर नहीं है। चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसलिए इसका इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा जी, इसलिए इसका अद्वितीय द्वितीय हल होगा। ठीक, अब हम हल करें कैसे, ब्रज गुणन विधि से। तो अब यहाँ पे आते हैं ब्रज गुणन विधि विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है जी, 1, तो 1 लिख लीजिए। B1 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो माइनस, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। A1 का वैल्यू x के गुणांक क्या है जी, 1 है, तो 1। B1 का वैल्यू -3 है, तो -3। और C1 का वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो -7। ठीक है, A2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3। B2 का वैल्यू -3 है, तो -3। यहाँ पे C2 का वैल्यू -15 है, तो -15। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x को ऊपर लिखिएगा, क्या बोले थे, यहाँ पे BC, फिर BC माइनस BC, यहाँ पे y, इसको क्या लिखना था जी, CA माइनस CA, उसके बाद से एक क्या लिखना था, AB माइनस AB। ठीक, यही फॉर्मूला था ना। अब वहाँ पे लिखेंगे, दो को संख्या याद करना था, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, बस ये आपका हो गया ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस मान बैठा देंगे, तो x है, तो x, B1 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3। C2 का वैल्यू कितना है, -15, तो -15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस। B2 का वैल्यू -3 है, और यहाँ पे C1 का वैल्यू -7 है, तो -7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे y, C1 का वैल्यू कितना जी, -7, तो -7। यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना, यहाँ पे 3 है, तो 3, ये y है। माइनस तो माइनस, C2 का वैल्यू कितना है, -15 यहाँ पे, और A1 का वैल्यू 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ये वाला, A1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू यहाँ पे -3। ठीक है, माइनस तो माइनस, A2 का वैल्यू 3, और B1 का वैल्यू यहाँ पे -3। आपका हो गया फॉर्मूला पे बस सर, बस मान बैठाने में क्या है जी, दिक्कत है, नहीं तो सब एकदम इजी है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो सिंपल सा इसको गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 15 45, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर माइनस से गुणा हो तो -7 का 21 हो जाएगा। y है तो y -21 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, 45 में से 21 गया 24 आ जाएगा, यहाँ पे y 21 में से 15 जाएगा -6, यहाँ पे 6। क्या करना था, सिंपल में वही काम होगा। क्या करेगा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको लेंगे, x/24 को इसके बराबर 1/6 के बराबर, और y -6 को लेंगे एक बार इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू 24 ऊपर चल जाएगा, ये 6 एकम 6 6 चौके 24, आपका x का मान कितना है जी, 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे y -6/6 हो जाएगा, 6 एकम 6 6 एकम 6, y का वैल्यू कितना गया, -1। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया।
तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो 2 का 1 बोला है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे ए और बी का हमको मान ज्ञात करना है, और क्या बोला है जी, शर्त क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्या चाहिए जी, अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 a1 हो गया, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 7। ठीक है, a2 का वैल्यू a माइनस बी, b2 का वैल्यू a प्लस बी, c2 का वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, क्या चाहिए, शर्त क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, यही होता है ना फॉर्मूला, अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पे देखेंगे तो a1 का वैल्यू कितना है जी 2, a2 का वैल्यू कितना है a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब b1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू है a प्लस बी। एक बार इसको रखेंगे, एक बार फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अब इसको इसके बराबर रखेंगे तो b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू a प्लस बी, यहाँ पे c1 का वैल्यू 7, c2 का वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब इसको अब हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में a से गुणा होगा तो 2a, 2 में b से गुणा होगा तो 2b, यहाँ पे 3 में a से गुणा होगा तो 3a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ पे 2a 3a प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, यहाँ पे 2b, ये 3b माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 में से 3 जाएगा ना, तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे माइनस 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। इसको अब हम हल करते हैं, यहाँ पे हल कीजिएगा, 3 3 का 9a हो जाएगा, 3 में b से गुणा होगा तो 3b, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में a से गुणा होगा तो 7a, 7 में b से गुणा होगा तो 7b, 9a 7a प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, 3b, 7b प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0। 7 में से 6 सॉरी 9a में से 7a गया तो 2a, यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है 7b, तो 7b में से 3b गया तो 4b, 7 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, 2 निकाल दीजिए, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा ना, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको आप लेते हैं समीकरण इतना, इसको थोड़ा सजा लेते हैं, कैसे जी, a माइनस 2b, ये 3 माइनस में था, इधर तो प्लस में, इसको आप ले लेते हैं समीकरण 2। अब देखिएगा a और a दोनों सेम है, और दोनों ये माइनस में एक प्लस में, तो क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करने पर जी, अगर साइन इसका सेम होता है, ये भी प्लस तो घटाते, लेकिन अलग अलग है तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, यहाँ पे a माइनस 2b इक्वल टू 3, जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 5b में से 2 को b गया तो 3b इक्वल टू 3, यहाँ से 1 3 से 3 खत्म, b का वैल्यू कितना 1। इसी b के मान को हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम a का मान निकाल सकते हैं। तो रखते हैं b के मान को
b के मान को समीकरण एक में रखने पर, b के मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है कितना जी, -a + 5b = 0, -a + 5 गुणे b की जगह पर एक यानी 0, -a का वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ से आप a का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं जी, सॉरी यहाँ आप देखिएगा ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, a का वैल्यू कितना आ गया 5। अतः आपका b का भी वैल्यू मालूम चल गया और a का भी वैल्यू मालूम हो गया। यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 का दूसरा बोला है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ से अब हम करते हैं हल। क्या चाहिए जी, के का मान चाहिए लेकिन कोई हल नहीं हो। शर्त क्या बोला है, कोई हल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको मालूम है, इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है कोई बताइए। a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू हो जाएगा y के साथ क्या है जी, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। c1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू 2k-1, b2 का वैल्यू k-1 और c2 का वैल्यू 2k+1। ठीक, यहाँ तो किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, शर्त क्या बोला है, कोई हल नहीं होने के लिए। तो लिखते हैं कोई हल नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए क्या चाहिए, कोई हल नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कोई हल नहीं होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। क्या होगा जी, a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं, यहाँ पे ये इसको ले लेंगे, किसको जी, यहाँ पे 3/2k-1 और यहाँ पे 1/k-1, क्योंकि अगर इसको बराबर लेंगे तो ये तो बराबर है नहीं, तो आपका k का मान नहीं आएगा। इसलिए a1 ये वाला आपका मान लिए हैं। ठीक है, a1/a2 = b1/b2, यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 में k से गुणा होगा तो 3k हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में इतना से गुणा होगा तो इतना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम तीर तनी मार देते हैं, चलिए तीर लग गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 के ये 2 के इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ये देखिएगा 3 इधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में। यहाँ पे 3 के में से 2 के गया तो 1 के बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2। आपका यहाँ पे के का मान कितना आएगा जी, 2। यही इससे क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भले आपको हार्ड लग रहा था लेकिन बिल्कुल क्या है जी, आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं हम समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन दो समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। कौन कौन विधि से, पहला प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा ब्रज गुणन विधि से। आते हैं तो हम यहाँ पे हल करते हैं, हल प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में मालूम है ना, समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है कितना जी, 8x + 5y। चलिए यहाँ पे 5y हो जाएगा, i = 9। यहाँ पे 8x को 8x कर दीजिए, 9 ये 5y प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यहाँ से x 9 - 5y, ये वाला 8 इधर गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में आ गया। इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण 3। यहाँ पे अब आते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है कितना जी,
3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3 गुणे x का मान कितना है जी 9 माइनस 5y बटा में 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 2y इक्वल टू 4। अब कटने वाला है, नहीं कटेगा, 3 से 8 कटेगा नहीं तो गुणा कर लीजिए। 3 में 9 से होगा तो 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 5 से होगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ बाटा में 8 चल गया, चलने दीजिए। यहाँ पे 2y है तो 2y गन दीजिए इक्वल टू 4। अब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, भाग दीजिएगा, 1 मार्क कटेगी, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा वही संख्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, भाग दीजिएगा तो 8 मार्क में कटेगा ना, 8 में 2y से गुणा कीजिए, 8 दूना 16y हो जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिएगा 27 को 27 गन दीजिए, 15y बड़ा है कि 16y, 16 में से 15 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू 4। अब 3 से गुणा कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं था, इस पूरा संख्या में 1 से गुणा होगा तो y आ जाएगा, वही संख्या आएगा ना 27 प्लस y, ये वाला 8 चौका 32, y का वैल्यू यहाँ से 32, ये 27 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, 32 में से 27 के 5, यानी आपका y का मान कितना आ गया जी 5। अब इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है कितना जी, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3, यहाँ पे x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा में 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 5y का मान 5 बटा में हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 और 5 25 हो जाएगा आपका, 25 बटा 8। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो, अब 15 में से 9 हो गया 6, यहाँ पे 1 यानी माइनस में 16, ये वाला 8 का मान 8 में 16 कितना आ गया जी, x का मान आ गया आपका -2। ठीक, तो अतः हम x का मान कितना -2, y का मान 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। कौन सा विधि से हुआ जी, प्रतिस्थापन विधि से हुआ। अब हमको हल करना है ब्रज गुणन विधि से, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, समझ में आएगा कि क्या है जी अलग विधि। अब आते हैं ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, x बटा में हम लिखवाए थे BC माइनस BC का दीजिए, BC माइनस BC, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी CA माइनस CA, यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 इक्वल टू AB माइनस AB। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या याद करना था, 12 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 21 12 21 12 21, आपका फॉर्मूला बन के क्या हुआ जी तैयार हो चुका। अब यहाँ पे x b1 का मान कौन होगा, ये वाला, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। a1 का मान हो जाएगा आपका 8, b1 का मान हो जाएगा आपका 5, c1 का मान होगा 9, a2 का मान हो जाएगा आपका 3, b2 का मान हो जाएगा 2, और c2 का मान हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा b1 का मान कितना है 5 है तो 5, c2 का मान कितना है जी 4 है तो 4, माइनस तो माइनस, b2 का मान 2 और c1 का मान हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू y। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा c1 का मान कितना है जी 9, a2 का मान कितना है 3, माइनस c2 का मान 4 और a1 का मान 8, यहाँ पे 1, a1 का मान 8, b2 का मान 2, माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 5 होगा 20, 9 दूना 18, y हो जाएगा 9 3 27, 8 चौका 32 हो जाएगा 32, यहाँ पे 8 दूना 16 माइनस 5 15। ठीक है, x इक्वल टू 20 में से 18 गया 2, y इक्वल टू 27 में से 32 जाएगा तो 32 में से 27 गया 5, किस में होगा माइनस में, ये वाला 1।
एक बार इसको हम रखेंगे इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं x/2 इक्वल टू 1/1 और y/-5 को रखते हैं एक बार 1/1 के बराबर। अब एक में x में 1 से होगा तो x, यहाँ में 2 में 1 से होगा तो 2, और y में 1 से गुना होगा तो y, -5 में 1 से गुना होगा तो -5। यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया, x का मान 2 और y का मान -5। ठीक है, बोला था कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, तो हमारे हिसाब से क्या है जी, यही ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आपको जिससे मन कर उससे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। 1 नंबर बोला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या मानना है जी, मानेंगे कि नियत व्यय, सबसे पहले माना कि नियत व्यय इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा जी, 100 रुपया ले लेते हैं, तथा प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से क्या बोला है जी, नियत व्यय तथा 20 दिन के लिए भोजन का कितना हो गया जी, 1000 रुपया। किसके लिए जी, ए के लिए, ए ही करता है ना इतना। उसके बाद से ये कितना दिन जी, नियत व्यय, और उसके बाद से 26 दिन तक भोजन करता है, रुपया कितना देता है जी, 1180 रुपये। ये हो गया आपका बी के लिए। किसके लिए जी, बी के लिए। और यहीं से हमको क्या करना है जी, समीकरण बना के इसमें से ज्ञात करना है। तो इसको हम लेते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2। देखिएगा बड़ा 1180 है तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है कितना जी, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। यहाँ पे एक कितना है जी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। चलिए तो घटाते हैं, घटाएंगे साइन चेंज होगा, प्लस वाला सब माइनस हो जाएगा। x में से 1 गया 0 हो गया, 24y में से 20y गया तो 6y, यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में 0 गया 1। ये वाला करता हूँ, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 180/6, 6 एकम 6, 6 18, 0। y का वैल्यू आप क्या 30। अब इसी y के मान को हम समीकरण 1 में या चाहे 2 में रख के x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना जी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ठीक है, x प्लस 20 गुणे y का मान 30 इक्वल टू 1000। x 3 दूना 6, 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 1000। x का वैल्यू 1000, ये 600 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। अब 1000 में से 600 गया तो कितना आ जाएगा 400। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं जी, अतः नियत व्यय कितना हो जाएगा आपका, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं नियत व्यय इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 तथा प्रतिदिन का मूल्य, तथा प्रतिदिन का मूल्य कितना हो जाएगा
प्रतिदिन को y माने थे कितना रुपये 30 रुपये। यही आपका क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 4 का दूसरा बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं हल, यहाँ का दूसरा क्या है जी, हल लिखेंगे। माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश कितना हो जाएगा जी, अंश इक्वल टू x तथा भिन्न का हर कितना हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपका भिन्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भिन्न इक्वल टू होता है अंश बटा हर, तो अंश को माने है x, हर को माने है y। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जी प्रथम कथन से, क्या जी, प्रथम कथन से पहला कथन क्या बोला था कि अगर अंश में से 1 घटा दे तो 1/3 हो जाता है, तो x बटा वाई आपका भिन्न हो गया। अंश में से 1 घटा देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीसरा गुणा हो जाएगा, 3 में x से गुणा होगा तो 3x, 3 में -1 से गुणा होगा तो -3, यहाँ पे y में 1 से गुणा होगा तो y, यहाँ पे देखिएगा 3x, ये y प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, ये 3 इधर माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में। इसको हम लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरे कथन से आते हैं, यहाँ पे दूसरे कथन से क्या हो जाएगा जी, इसमें क्या बोला है कि हर में 8 जोड़ते हैं, यानी x बटा वाई में क्या जोड़ते हैं, 8, तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। चलिए तीसरा गुणा, 4 में x से गुणा होगा तो 4x, यहाँ में y में 1 से गुणा होगा तो y, यहाँ पे 8, 4x, y प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ देखिएगा तो y इधर भी माइनस में, y इधर भी माइनस। अगर हम 2 में से 1 घटा दें, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में से, चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगी, समीकरण 2 यहाँ पे कितना है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। घटाते हैं तो मालूम है आपको साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 4x में से 3 को x गया तो यहाँ पे x आ जाएगा, एगो माइनस में y एगो प्लस में y कट जाएगा। 8 में से 3 गया 5, आपका x का मान कितना आ गया जी 5। अब इसी x के मान को हम की तो समीकरण 1 में रखेंगे चाहे 2 में, तो लिखते हैं यहाँ पे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है कितना जी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 गुणे x का वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, ये 3 प्लस में था इधर का गया तो माइनस में, ये y माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। 15 में से 3 का कितना हो जाएगा जी 12, यहाँ पे y, आपका y का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू 5। अतः भिन्न इक्वल टू कितना हो जाएगा, अतः भिन्न इक्वल टू कितना x बाई वाई, तो x का मान 5, y का वैल्यू 12, यही आपका क्या होगा जी भिन्न निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है,
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे वही हमको ज्ञात करना है। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम हल करते हैं। हल मान लेते हैं, मानेंगे क्या जी? माना कि सही उत्तर की संख्या, यहाँ पे माना कि सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? सही उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा आपका? मान लेते हैं x तथा तथा गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या इक्वल टू y। अतः इसलिए कुल प्रश्न कितना हो जाएंगे जी? कुल प्रश्न आपका x प्लस वाई हो गया, यानी गलत उत्तरों की संख्या सही उत्तरों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे, कुल आपका प्रश्न आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है जी? 3 को सही होता है और 1 को गलत होता है तो उसको कितना अंक मिलता है जी? 40 अंक मिलता है। फिर देखिएगा फिर प्रश्न से मतलब ये क्या हुआ जी? ये प्रथम कथन था, ये हो गया आपका दूसरा कथन। क्या बोला है जी? इसमें 4 को सही होता है और 2 को गलती होता है तो उसको कितना मिलेगा जी? 50। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे 50। 2 इधर जाएगा तो भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा जी? 50 में 2 से भाग दीजिएगा 25 हो जाएगा। तो इसका समीकरण 2 कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको हम मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे हम समीकरण 1। ठीक। अब समीकरण 1 में देखिएगा y माइनस में, इधर भी y माइनस में, और पहला में से दूसरा घटाते हैं। क्या जी? देखिए आप दूसरा में से पहला घटाइए चाहे पहला में से दूसरा घटाइए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है। तो आते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 आपका है कितना जी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। घटाएंगे तो मालूम है ना, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 3x में से 2 x गया तो x, ये वाला दोनों खत्म। 40 में से 15 गया, सॉरी 40 में से 25 जाएगा, आपका आएगा 15। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाए? समीकरण 1 आपका है कितना जी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 गुणे x का मान 15, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे y माइनस में उधर भेज दीजिए। यहाँ पे 45 40 इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। यहाँ पे y 45 में 40 गया 5। आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी? 5। x का मान 15। अतः कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे अतः कुल प्रश्नों की संख्या, अच्छा है, कुल प्रश्न कितना माने थे हम? x प्लस वाई। तो x का मान 15, y का मान 5, यानी 15 5 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितना जी? 20। यही आपका क्या हुआ जी? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और 4 का चौथा बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है। 4 नंबर आपका बोला है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है जी? एगो स्थान है जहाँ पे एगो बिंदु है ए, एगो बिंदु है जी बी। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। चलिए इसे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे जी, माना कि कार्य ए की चाल, माना कि कार्य ए की चाल कितना हो जाएगा जी, इसको ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, तथा 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 कार बी की चाल कितना हो जाएगा, इसको ले लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से, अच्छा सीधा आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है जी, ए और बी के बीच की दूरी कितना है जी, आपका इतना है, कितना है 100 किलोमीटर, यानी ए कितना किलोमीटर चाल से चलता है जी x, तथा बी कितना जी वाई, यानी आपका 100 किलोमीटर कवर हो गया। ठीक है, ये हो गया, आपको इसको ले लेंगे समीकरण 1, तथा देखिएगा 5 घंटा ए चलता है और 5 घंटा बी चलता है, तो क्या होता है जी, ये 100 मीटर कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में देखिए 5 का माइनस 5 को बाहर, x माइनस वाई यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे 100 देखिएगा, तो x माइनस वाई 100, ये 5 किस में गुणा में इधर आएगा, तो बाटा में 5 कम 5 अब 20 25 100, यानी आपका x माइनस वाई का मान कितना आ गया जी 20। इसको ले लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 1 में से अगर 2 घटाते हैं तो x से x क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा जी, समीकरण 1 को ऊपर लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 20। घटाना है तो आपको मालूम है साइन क्या होगा, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे x में से x गया खत्म, y और प्लस वाई, दो गो y हो जाएगा, यहाँ पे 100 में से 20 गया 80, यानी आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी 80/2, यानी 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, y का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 40। इसी y के मान को हम क्या करेंगे जी, इसी y के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y के मान को, समीकरण 1 में y के मान को रखने पर, समीकरण 1 आपका है कितना जी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई का मान 40, यहाँ पे 100, आपका x का मान कितना हो जाएगा 100, ये 40 प्लस में था इधर का गया तो माइनस में, यानी आपका x का मान कितना 100 में 40 के 60। ठीक है, यहाँ पे इतना, अतः y कितना हो जाएगा जी 40 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे x कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 4 का 5वां बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5वां बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल लिख के हम क्या करें जी, आयत का लंबाई मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई, लंबाई इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं जी x। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं जी
वाई ले लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। लंबाई को एक्स और चौड़ाई को वाई, इसलिए क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला बता दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स इंटू वाई। अब आते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन से क्या बोला था जी? अगर हम लंबाई को क्या करें, 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, क्या करें जी? 3 इकाई बढ़ा दें तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, लंबाई में 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना है जी? एक्स इंटू वाई, उसमें 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक, तो इसको सजा लीजिए। एक्स में वाई से गुणा होगा तो एक्स वाई, एक्स में 3 से गुणा होगा तो 3x, यहाँ पे -5 में वाई से गुणा होगा तो -5y, अब -5 में 3 से गुणा होगा तो -15, यहाँ पे एक्स इंटू वाई माइनस इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स इंटू वाई, यहाँ पे देखिएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5y हो जाएगा। ये देखिए 15y माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स वाई इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 15, यहाँ पे 9। ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में। यहाँ पे 3x माइनस में 5y, यहाँ पे 15 में से 9 हो गया 6। इसको आप ले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से दूसरा कथन क्या बोला है? उधर इसमें बोला है अगर लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है जी? 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67 बढ़ गया। अब इसमें x में y से गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे x में 2 से गुणा होगा तो 2x, यहाँ पे 3 में y से गुणा होगा तो 3y, यहाँ पे 3 में 2 से गुणा हो तो 6, यहाँ पे x इंटू वाई प्लस 67, एक्स वाई, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा। ये x इंटू वाई प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे 67, ये देखिएगा 6 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61। इसको मानिए समीकरण 1। अब इसमें देखिएगा अगर ये दोनों कोनो सेम नहीं है, 3x यहाँ पे 2x, यहाँ 5y, यहाँ पे 3y, कोई सेम नहीं है, तो हम सेम अपने से करेंगे। क्या लिखते हैं आप देखिएगा, समीकरण समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में किससे गुणा करना है? 2 से, तो यहाँ पे 3x में 2 से गुणा होगा तो 6x, यहाँ पे 5 दूना 10y हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा। इसमें 3 से करना है, 3 में 2x होगा तो 6x यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9y हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 और 6 18, इतना हो गया। घटाना है ना, साइन चेंज होगा, 6x में 6x गया खत्म, यहाँ पे माइनस में 10y, यहाँ पे माइनस में 9y, माइनस में 19y हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे किस में होगा जी? माइनस में। y से माइनस 1 से 71, अब माइनस में 19, माइनस माइनस का तो 19 से कम 19, 19 नवा 1 से 71, आपका यहाँ पे y का मान कितना आ गया जी? 9। ठीक है, अब इसी y के मान को हम की तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है कितना जी? यहाँ आप देखिएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 गुणे y का वैल्यू 9 इक्वल टू 6, 3x, यहाँ पे 9 पचे 45 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 6 इधर चल गया। ठीक है, 3x 45 6 51, x का वैल्यू यहाँ से 51/3 यानी 17 या 51, आपका x का मान कितना आ गया जी?
इतना। अतः आयत का लंबाई 17 और चौड़ाई इतना हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लंबाई लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 और चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई इक्वल टू 9। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए हंसते गए मुस्कुराते गए।